आखिर अमेरिका जो टैरिफ की धमकी देता है और टैरिफ लगाता भी है, हमने देखा कि भारत पर और ब्राजील पर इसने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान बगल में भारत का पड़ोसी, उस पर कम टैरिफ है, बांग्लादेश पर कम टैरिफ है, लेकिन वो भारत के प्रति इतना चिढ़ा क्यों है और उसको क्या ऐसा लग रहा है कि भारत पर ही ज्यादा टैरिफ लगाने की कोशिश करता है? देखिए, ये तो प्रश्न आज से नहीं, काफी पुराना है। WTO बनने से पहले का मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड अलायंस हुआ है, FTA हुआ है, जिसको जो है ट्रेड ऑफ मदर बोला जा रहा है। जैसे कि क्या कहते हैं कि समझौते का बाप बोला जाता था, लेकिन समझौते की माँ बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा समझौता हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डॉक्टर मनमोहन कृष्ण जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या यह डील जो है वो भारत के पक्ष में है, या यह डील जो यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ है वो अमेरिका जो बार बार टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, टैरिफ बढ़ाने की धमकी देता है, उस पर दबाव बनाने की प्रक्रिया है, या फिर जो है जो यूरोपीय यूनियन से भारत का जो है डील हुआ है उससे जो है भारत को क्या फायदा होगा या यूरोपीय यूनियन को क्या फायदा होगा। क्योंकि अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने कहा है, अमेरिका भारत के ऊपर तो नहीं कुछ बोला है, लेकिन यूरोपीय यूनियन से बोला है कि आप लोग भारत के साथ डील कर रहे हैं और भारत जो है वो रसिया से जो व्यापार करता है, जिससे जो है क्या कहते हैं यूक्रेन युद्ध में पैसा उसको मिलता है। इन सारे मुद्दों पर मैं बातचीत करूंगा डॉक्टर मनमोहन कृष्ण जी से। तो देर ना करते हुए मैं आपको अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन कृष्ण जी की मुलाकात कराता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो भारत का जो है डील हुआ है, यानी कि समझौता हुआ है, जिसको जो है मदर ऑफ डील बोला जा रहा है, लगता है कि अमेरिका को झटका लगा है? देखिए, अमेरिका को झटका लगा या नहीं लगा उस विषय पर तो अभी बात नहीं की जा सकती। एक बात पक्की है कि ये समझौता भारत बहुत दिनों से चाह रहा था। भारत असल में, भारत क्या पूरी दुनिया एक बड़े समझौते से हम लोग साथ में थे, जिसको हम WTO कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। लेकिन विश्व व्यापार संगठन के जो समझौते हुए उनमें हम लोगों को ये लगा कि धीरे धीरे उनमें कोई शिथिलता आती जा रही है, बहुत सारे देश नहीं मानते हैं, तो बहुत सारे देशों ने आपस में समझौते करने शुरू किए। फ्री ट्रेड डील्स, फ्री ट्रेड माने मुक्त व्यापार नहीं होता, कुछ और चीजें भी होती है, लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं उसे फ्री ट्रेड। क्योंकि मुक्त व्यापार का मतलब तो कुछ और होता है कि जब आपके यहाँ से कोई सामान हमारे यहाँ आए या हमारे यहाँ से आपके पास कोई सामान जाए तो उस पर कोई भी कर न लगे, कोई टैरिफ नहीं लगना। ऐसा टैरिफ या तटकर कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता किसी भी फ्री ट्रेड डील में। फ्री ट्रेड डील में हमेशा 3 तरह की चीजें होती हैं। एक सूची ऐसी होती है जिसको हम निषिद्ध सूची कहते हैं, संवेदनशील सूची कहते हैं, जिस पर हम व्यापार की वार्ता नहीं करते। एक ऐसी होती है जिसको हम एक तरीके से प्रेफरेंशियल डील कहते हैं, जिसमें हम व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसे चीजें भी होती हैं जिन पर हम अपनी पूरी तरीके से व्यापार को मुक्त कर देते हैं। तो 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। ऐसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट काफी दिनों से होते रहे हैं। भारत ने रूस से सन 1966 में समझौता किया था, जो 20 वर्ष तक चला। तो ऐसे समझौते पिछले दिनों में बहुत होते रहे हैं। और इन समझौतों में खुद अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये तो 1900 अगर हम देखें 56 में तो 3 देशों से शुरू हुआ, 3 से 6 हुए, फिर 10 हुए, बढ़ते बढ़ते आज ये 27 देश हो चुके हैं। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जिसमें वो लोग आपस में मुक्त व्यापार करते हैं। यानी वहां पर एक दूसरे देश में वस्तुओं के जाने आने पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तक कि कई देशों में तो ऐसा भी है कि व्यक्तियों के आने जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं। मतलब प्रोफेसर भी। और एक मुद्रा यूरो बनाया है, वो हर देश में चलता है। काफी लोग यूरो में शामिल है। 1-2 देश यूरो में शामिल ब्रिटेन नहीं है। ब्रिटेन नहीं है, 1-2 नहीं है। हालांकि ब्रिटेन से तो अब यूरोपियन यूनियन अलग ही हो गया है, ब्रिटेन ने अपने आप को अलग कर लिया। तो इस तरह के समझौते बहुत होते रहे। अमेरिका ने भी एक मैक्सिको और कनाडा से बड़ा व्यापक समझौता किया हुआ है। तो ये समझौते इसलिए लोकप्रिय हो जाते हैं क्योंकि इनसे 2 लाभ मिलते हैं। पहला लाभ तो आर्थिक है, शुद्ध रूप से आर्थिक है, क्योंकि हमको पता है कि हमको कितना सामान बनाना है, कितनी बड़ी बाजार हमारे सामने है, कितनी बड़ी मांग हमारे सामने है। तो उत्पादकों को एक निश्चित मार्केट का पता चल जाता है। और आप जानते हैं कि सर्टेनिटी से बाजार में स्थिरता आती है, विकास में स्थिरता आती है, ये एक लाभ होता है।
दूसरा लाभ है जब हम ऐसे कोई देश से संबंध रखते हैं तो हमारे संबंध राजनैतिक और अस्त्र शस्त्र से संबंधित भी हो जाते हैं। उनके प्रति हमको कोई युद्ध नहीं करना, तो एक प्रकार से शांति बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल। तो ये समझौते आर्थिक भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, और इनमें सामाजिक लेन देन और चीजें भी बढ़ती जाती हैं, टूरिस्टों का आगमन बढ़ता जाता है। तो भारत ने इस प्रकार का जो समझौता किया है कई देशों से कर रखा है, ऐसा नहीं है। भारत का एक सार्क देशों का समझौता है, हालांकि कितना सफल है वो नहीं कह सकते। भारत ने आसियान से एक बड़ा समझौता किया हुआ है, जो कि काफी बड़ा समझौता है। ब्रिक्स बनाया है। आप ब्रिक्स को पूरी तरह से आर्थिक समझौता नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें व्यापार की बातें कम और बैंक और अन्य चीजें ज्यादा। लेकिन आसियान से तो हमारा जो समझौता है पूर्णतः शुद्ध रूप से व्यापार का है। इस तरह के समझौते होते रहते हैं, और ये समझौते अच्छी चीज होती है। अब किस देश को कितना लाभ मिलेगा तो यही पर मैं बात करना चाह रहा था कि जो है भारत में 150 करोड़ जनसंख्या बोली जाती है, यूरोपीय कंट्रियों को कुल मिला दीजिए तो 40-50 करोड़ की जनसंख्या होगी, तो वो अपना माल हमारे यहाँ खपाना चाहेंगे या हम उनको क्या बेचेंगे? ऐसी किसको लाभ होगा इस डील से? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सबको समझना चाहिए। जी सर। समझने में मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। समझने का मतलब ये है कि जो सामान की खपत होती है उसका आधार जनसंख्या नहीं होती। जैसे मान लीजिए भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय 15,000 से 20,000 जो भी समझिए डॉलर के आसपास है। बिल्कुल। तो भारत का एक व्यक्ति इतना खरीदेगा, यूरोप का या जर्मनी का एक व्यक्ति उससे 5-6 गुना ज्यादा खरीदेगा, 10 गुना ज्यादा खरीदेगा। तो उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है हमसे काफी काफी ज्यादा है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से उनकी जो बाजार है वो हमारी बाजार से छोटी बाजार नहीं है, बड़ी बाजार है। लेकिन इसमें कुछ और चीजें बड़ी, असल में क्या होता है कि हम लोग अर्थशास्त्री लोग बहुत चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं। बिल्कुल। आपको शायद एक चीज जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में एक प्रकार से लगभग फ्रांस को या 1-2 देशों को छोड़ दे तो सबकी आबादी घट रही है, युवाओं की आबादी घटती जा रही है और वृद्ध बढ़ते जा रहे हैं। उनके यहाँ कुछ अगर हम देखें तो जो जनसंख्या की ग्रोथ रेट है वो 1% से नीचे भी नेगेटिव भी है, कहीं 7 देशों में नेगेटिव है, 7 और 7 के साथों यूरोपीय यूनियन के सदस्य। तो जिनमें अब जनसंख्या अगर कम हो रही तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से उनकी मांग की संभावना भी कम होती जाएगी। और भारत एक बिल्कुल विचित्र देश है, इसकी जनसंख्या अभी कम से कम 2070 तक तो निरंतर बढ़ेगी और लगभग 170 करोड़ हो जाएगी। और भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे तेजी से बढ़ रही है, 6.5% की दर से। यूरोप मुश्किल से 1.5 या 2% की दर से बढ़ रहा है। तो देखिए ऐसा मोटे मोटे अनुमान लोग जो लगा लेते हैं वो ठीक नहीं है। निश्चित रूप से बाजार हमें भी मिलेगी, बाजार उन्हें भी मिलेगी। बाजार का प्रश्न नहीं है कि उनको बाजार नहीं मिलेगी, हमें बाजार नहीं मिलेगी, लेकिन ये बाजार कितनी हमें लाभदायक होगी या कितनी उनको लाभदायक होगी ये बहुत सरलता से नहीं बतलाया जा सकता। जैसे हम आपसे बता रहे हैं कपड़े, भारत कपड़े का एक बड़ा व्यापारी है, बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है। भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े हम लोग निर्यात करते हैं, लेकिन कपड़ा हमारा दुनिया में सबसे सस्ता नहीं है। वियतनाम का कपड़ा या चीन और कोरिया का कपड़ा, बांग्लादेश तो है ही, इनके कपड़े बहुत सस्ते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कपड़ा माने क्या? कपड़े में कंबल भी आएगा, दरिया भी आएंगे, कुर्ते भी आएंगे, पजामे भी आएंगे, पैंटें शर्टें आएंगी, लेडीज चीजें आएंगी, फैशन की चीजें आएंगी। फैशन की चीजें कहाँ ज्यादा बनती हैं? सिंगापुर में ज्यादा बनती हैं। तो देखिए एक हमने जब वस्त्र बाजार कहा तो ये $1 ट्रिलियन का बाजार है। इस $1 ट्रिलियन के बाजार में बड़े छोटे छोटे हिस्से हैं। तो इसमें जो रिसर्च होती है, शोध होता है, वो एक छोटे से हिस्से को ले होता है। हम ये नहीं कह सकते कि भारत का बाजार बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है क्योंकि हमें कुछ फायदा मिलेगा। अभी वो हमारे कपड़ों पर 12% के करीब टैक्स लगाते हैं, वो मान लीजिए धीरे से 0 हो जाएगा। तो जो हमारा कपड़ा 100 का 112 में जाता था वो 100 में बिकने लगेगा। लेकिन बहुत सारे और देश होंगे जो हो सकता है 104, 105 में बेचते हो। बिल्कुल। अब वो दूसरा काम करेंगे, वो हो सकता है अपने प्रॉफिट को कुछ कम करें और वो भी कंपटीशन में 100 ही बेचना। बिल्कुल। तो ये देखिए इतनी सरलता से अर्थशास्त्र में 1 और 1 2, ये साइंस में तो होता है लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता। इनके असर बहुत बाद में दिखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, जब भारत का आसियान से समझौता हुआ था हमें लगा था हमारा व्यापार बढ़ेगा, निश्चित रूप से हमारा व्यापार बढ़ा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उस समय हमारे को
केवल और केवल विश्वास मानिए 5 से 10 बिलियन डॉलर का घाटा होता था। अब हमारा ये घाटा बढ़कर 45 बिलियन डॉलर के आसपास आसियान से, क्योंकि हमारे आयात ज्यादा तेजी से बढ़े, निर्यात उतनी तेजी से नहीं होता है। कारण यह है कि भारत में कुछ चीजें ऐसी थी जिनको भारत को ज्यादा लाभ मिल सकता था, उन क्षेत्रों में उतना ओपन मार्केट नहीं हो पाई, या कंपटीशन ज्यादा हो गया, या हम उत्पादन नहीं कर पाए। नहीं, देखिए कुछ क्षेत्रों में उत्पादन तो भारत में तेजी से बढ़ रहा है। देखिए भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी तेजी से बढ़ रही है, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो मुख्य आधार है जिसे हम कहते हैं हमारी जनसंख्या, यानी श्रम प्रधान बाजार, जो श्रम का सामान हमारा बनता है, उसमें हमारी बराबरी करना कठिन होगा। जापान हमारी बराबरी नहीं कर सकता, इटली हमारी बराबरी नहीं कर सकता, क्यों? वो पूंजी प्रधान देश है। तो अगर हस्तकला, हस्तशिल्प, अगर इन चीजों को देखा जाए तो फिर भारत के मुकाबला आप नहीं कर सकते फिर, क्योंकि भारत में तो इतने प्रकार की हस्तकलाएं हैं, इतने प्रकार के हस्तशिल्प हैं, उनका तो आप कोई बात ही नहीं कर सकते। इसी तरह कृषि क्षेत्र, कृषि में हमारा उत्पादन, हमारी जमीन जो 140 मिलियन हेक्टेयर जमीन हमारी खेती करती है, जिसमें कि मतलब हर तरह का अनाज, चावल, बिल्कुल, मतलब चावल में बासमती राइस, सब्जियां, फल, देखिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें निश्चित रूप से बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन ये निर्भर करेगा, मैंने आपसे बताया ना कि ऐसे एक एक क्षेत्र का अलग अलग जब आप अध्ययन करेंगे तभी पता चलेगा। ये हम नहीं कह सकते आज के दिन में कि हम हर क्षेत्र में पूरी तरह सफल होंगे। पहली बात तो शायद पता नहीं, बड़ी जल्दी है, 2027 में समझौता शुरू होगा। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो वहाँ के पार्लियामेंट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट से पास होगा, यूनियन कमीशन से पास होगा, इसके लीगल चीजें पास होंगी, बिल्कुल। और 3-4 चीजें जिन पर अभी चुप है, क्यों चुप है मुझे नहीं मालूम। एक बड़ी इंपॉर्टेंट, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम लोगों ने अभी डिस्कस ही नहीं किया। जैसे यूरोप में कार्बन क्रेडिट सिस्टम होता है, वो लोग, मतलब 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ जिनको शायद हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। बिल्कुल। देखिए कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि उन लोगों ने अपने देशों में स्वच्छता और सफाई के लिए जो कार्बन, यानी जो हम प्रदूषण की जो चीजें बनाते हैं, जो हमारी फैक्ट्रियों में प्रदूषण होता है, जो एनवायरनमेंट का नुकसान करता है, उसके लिए उन्होंने कुछ मानक तय किए हुए। तो जो अच्छी कंपनियां हैं जो बहुत कम प्रदूषण से सामान बनाती हैं, उनको कार्बन क्रेडिट मिलता है, और जो खराब होती है उनको डीमेरिट मिलता है। भारत की अधिकांश फैक्ट्रियां अभी उस प्रकार के पॉल्यूशन कंट्रोल या प्रदूषण नियंत्रण पर नहीं पहुंच पाए। तो अभी इस पर यह समझौता नहीं हुआ है कि ऐसे उद्योग जो प्रदूषण फैलाते हैं उसके सामान का आयात यूरोपीय यूनियन करेगा या नहीं करेगा। इस पर अभी वार्ता नहीं हुई है। ये अभी पता लगा कि हमारे उत्पाद पे आरोप लगा दे कि ये उसके मानक के अनुसार नहीं है। जी, इसी तरह 2 और चीजें होती हैं, मतलब जिनको एक कहलाता है SPSS, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी का मतलब होता है ऐसे उत्पाद जो किसी भी प्रकार से, चाहे प्राकृतिक हो, जो भी प्रकार के हो, इनसे किसी भी प्रकार के पौधों को, जानवरों को, पुरुषों को नुकसान पहुंचे, उनका व्यापार वो नहीं करते, और उनमें उनके मानक बहुत कठोर हैं। मैंने, मुझे एक उदाहरण याद आता है कि जर्मनी ने थोड़े दिनों पहले कारपेट का आयात भारत से इसलिए बंद कर दिया था कि भारत वाले जो कलर या डाई इस्तेमाल करते हैं कारपेट के, कालीन के, वो कुत्ते चाट लेने की वजह से बेहोश हो जाते थे। अब आप सोचिए कि इतने कठोर मानक है उनके यहाँ, रंग कितना पड़ेगा, किस प्रकार की पैकिंग करनी पड़ेगी, कैसी प्लास्टिक लगनी चाहिए, कितना, मतलब देखिए SPSS जो समझौता है हमारा, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी समझौता, हमारे देश में जो कोको कोला बिकता है उसमें जितना बैक्टीरिया अलाउड है उसका 1/12 हिस्सा भी अलाउड नहीं है यूरोपीय यूनियन में। अच्छा। बहुत सारे खाद्य पदार्थ, हम कहते हैं ना हमारे फ्रूट्स, जैसे कॉफी है, कॉफी में 10% बैक्टीरिया तो अलाउड है। मैंने आपसे कहा ना, उनके यहाँ इन चीजों के कि हमारे जानवरों को नुकसान ना हो, हमारी फसलों को नुकसान ना हो, कोई नई बीमारी ना आ जाए हमारे यहाँ, इस वजह से वो इतने सावधान रहते हैं और उनके मानक इतने कठोर हैं कि भारतीय कंपनियां जो बहुत अच्छा कर सकती हैं। देखिए हमारा तो ये घरेलू उद्योग है, बिल्कुल, अचार, पापड़, जैम, जेली, फल, मछलियां, सब्जियां, बहुत ज्यादा हमारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जो उत्पादन का तरीका है वो उनके स्टैंडर्ड का होगा कि नहीं होगा। तो अगर स्टैंडर्ड का नहीं होगा तो उसको नहीं ही लेते।
उन्होंने बड़े कठोर नियम बनाए हुए हैं। तो भारत की कंपनियों को भी उनके नियमों का पूरी कठोरता से पालन करना होगा और ये 1 साल के अंदर में सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जो जो चीजों पर हम बात कर रहे हैं उनमें हमारे उद्योग उनके बराबर सक्षम हो सके। इसी तरह एक तीसरा होता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, TBT कहलाता है। टेक्निकल बैरियर्स माने कुछ ऐसे तकनीकी बैरियर माने बाधाएं होती हैं ट्रेड की जिनको वो किसी भी रूप में आपको कभी भी रोक सकते हैं, माने उसका निर्यात उत्पादन रोक सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर आपने 16 साल से कम के बच्चों को काम पे लगाया तो आपका सामान नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये तो बाल शोषण हो रहा है। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर अभी हमको ये नहीं मालूम कि टैरिफ 3 साल में कम होगा कि 7 साल में कम होगा कि 10 साल में कम होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें हमें मूल्यों का नहीं पता, क्योंकि ये कहलाता है टैरिफ रेट कोटा। टैरिफ रेट कोटा माने कितने कोटे तक सामान मंगाना पड़ेगा, इसके अगर आपने ज्यादा लगाया तो हम टैरिफ लगाएंगे। तो यानी कोटा मिलता है आपको कि 40,000 तक सामान आया तो आप पर टैरिफ नहीं लगेगा, 40 से 80,000 पर 10% लगेगा, 80,000 ज्यादा, क्योंकि हमें घरेलू उत्पादकों को भी बचाना पड़ता है। घरेलू पर मेरा एक सवाल था कि क्या जो है कार्बन वाला आरोप लगाकर या SPSS या TBT के माध्यम से वो हमारे यहाँ की चीजों का निर्यात कम करेंगे, मतलब हमको आयात कम करेंगे और उनके यहाँ की चीजों को ज्यादा हमें जो है आयात करना पड़ेगा? नहीं देखिए अभी मैंने बाजार घाटा हुई हो सकता है। फिर बता रहा हूँ, अभी तक तो भारत का EU से जो है व्यापार में सरप्लस है ना। हम टोटल 135 बिलियन डॉलर का निर्यात आयात करते हैं, इसमें हम करीब करीब 75 बिलियन डॉलर का निर्यात करते हैं और वो करीब करीब 60 का। तो हमें तो हर साल 15 बिलियन डॉलर का अभी लाभ होता है। तो अभी तो हम ये नहीं कह सकते कोई चेंज होगा, अभी तो हमारा सरप्लस चल रहा है। हमारा सरप्लस इसी पर तो था मेरा तो मतलब अगर हमारा सरप्लस चल रहा है तो इसका मतलब कि उनके मानकों के अनुरूप ही हम उत्पादन करते हैं, तभी तो हम वहां निर्यात कर रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, अभी जो सरप्लस चल रहा है वो भारत असल में पहले GSP में था, एक जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस कहलाती है, जिसमें विकासशील देशों को वो कुछ छूट देते थे। अच्छा, इस छूट से 2023 में भारत को अलग किया गया। बांग्लादेश वगैरह को अभी भी वो छूट देते हैं। अलग छूट बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन जैसे मान लीजिए 12% हम पर लगता है, बांग्लादेश पे 4% लगता है। 8% बहुत होता है टैरिफ, इसका मतलब है ऐसा न सोचे हम लोग परसेंटेज में बात करते हैं शास्त्री लोग, लेकिन उसका मतलब उतना महत्व हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम निर्यात नहीं करते। हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 135 बिलियन का डॉलर अगले 10 सालों में यानी 2035 तक ये 235 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो 235 बिलियन डॉलर का मतलब है कि दोनों का बढ़ेगा, ऐसा नहीं वो भी तो भेजेंगे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, एक जनरल स्टेटमेंट अर्थशास्त्री नहीं दे सकते, राजनीतिज्ञ दे सकते हैं। देखिए मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं दे सकता कितना लाभ होगा, टेक्सटाइल में लाभ होगा। लेदर, अब जैसे लेदर है तो दुनिया में सबसे ज्यादा लेदर उत्पादन करने वाले जानवर तो हमारे हैं, पशु तो हमारे हैं, और हम लोग लेदर का और कच्चे लेदर का एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप को करते हैं, और इटली उन्हीं से जूता बनाकर पूरी दुनिया बेचता है। इटली के जूते दुनिया में सबसे मशहूर माने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि लेदर क्षेत्र में हमें लाभ नहीं मिलेगा या और क्षेत्रों में हमें लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि एक एक क्षेत्र में अलग अलग हमको अध्ययन करना पड़ेगा, देश के संदर्भ में, वस्तुओं के संदर्भ में। अब लेदर की जैकेट भी बनती है, लेदर का कोट भी बनता है, लेदर के पर्स भी बनते हैं, लेदर के जूते भी बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम ये नहीं कहते पर्स बन, वही कह नहीं सकते कि जूतों के हमारे निर्यात बढ़ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इटली वहां पर ऑलरेडी। अच्छा, एक दूसरी बात भी है, लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आती, जो धनी देश होते हैं, धनी माने यूरोप को हम धनी देश मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल विकसित देश, इसको आप एक दूसरे ढंग से आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। भारत में धनी वर्ग की बात कर रहा हूं, जिसको हम मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर मानिए, हाँ थोड़ा ऊपर मानिए, क्या वो कभी पैसों को देखता है किसी सामान खरीदने के लिए? क्या वो प्राइस को सोचता है? बिल्कुल नहीं सोचता। हम लोगों को लगेगा जैकेट 900 की, 1000 की, 1200 की, 1500 की हम खरीदें, अच्छा लगेगा। उसके लिए जैकेट 15,000 की हो तो मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं। तो वहां पर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं होता। वहां पर बहुत ज्यादा गरीबी नहीं है। हम अगर ये सोचने की कोशिश करें कि हमारे, जैसे हम बासमती राइस निर्यात कर सकते हैं, लेकिन पुअर क्वालिटी राइस वहां नहीं जाएगा। वो हमसे सबसे अच्छा ही सामान खरीदेंगे, जो बेस्ट किस्म का सामान होगा वो खरीदेंगे, क्योंकि वो रिच कंट्री है। हमारे लिए वो बात नहीं आती। तो हम लोगों को ये समझना है कि एक हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, जैसे वहां की जो बहुत महंगी कारें जो भारत में आने लगी हैं,
तो जो भारत का धनी वर्ग है वो उन महंगी कारों के प्रति भी आकर्षित हो सकता है, बिल्कुल, और कारों की मांग बहुत तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि कारों पर अभी हम 130% के करीब टैरिफ लगाते हैं, जो कि घटकर मान लीजिए 30% हो जाएगा। तो बताइए कारों का दाम कितना कम हो जाएगा। तो भारत में 4 करोड़ 5 करोड़ की कारें बिकने लगी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों को इतनी जल्दी कोई निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। अभी तो सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि भारत ने एक अच्छा काम ये किया कि देखिए, समझौता तो करना ही था। समझौता तो हम अमेरिका से भी करेंगे, वो मैं अमेरिका पर आने वाला था। हाँ, नहीं करेंगे। व्यापार में निश्चितता जो है, हमेशा पूरी दुनिया इस समय इतनी अनसर्टेन है, इतनी आप कह सकते हैं अनिश्चित है, किस दिन क्या हो जाए अंदाज ही नहीं लगा सकते। हम क्या बताएं आप, सुबह सो के उठे पता लगा ईरान पे हमला हो गया। आप तो आप बहुत बड़ी चीजों पर पहुंच गए। 15 दिन में चांदी का दाम 1.5 लाख से 4 लाख हो गया। बताइए आप, और एक दिन में 83,000 गिर गया। मतलब आप अंदाज लगाइए कि ऐसे ऐसे अगर हो, क्या इतना घनिष्ठ, मतलब कितनी गंभीर अनिश्चितताएं हैं आप जरा सा। तो अब एक दिन हमको तो बड़ी हैरानी होती है सेंसेक्स में ही ना, जब आप ट्रम्प की बात करते हैं तो बड़ा मजा आता है। ट्रम्प ने इलेक्शन जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा मैं अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाऊंगा और मैं टैरिफ लगाऊंगा। लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। भारत का सेंसेक्स 87,000 चल रहा था, इलेक्शन जीतते ही 73,000 पे। अरे सर, मैंने पैसे लगाए और मेरे सारे शेयर जो 30-30, 40-40% नीचे हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ सर जी। मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे भारत जो है अमेरिका से भी ट्रेड करना चाहता है और बार बार अमेरिका जो है टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। मेरे 2 सवाल हैं। क्या अमेरिका भारत से और नाराज हो जाएगा यूरोपीय यूनियन से डील होने के बाद? देखिए, मैंने फिर आपसे इस बात को, थोड़ा सा अंतर है मेरे दिमाग में। मैं नहीं कह सकता क्योंकि ट्रेड बड़ी अनसर्टेन चीज है। हम एक बात कहना आपसे चाहते हैं सर कि अमेरिका हो, जैसे हम कह रहे हैं दूसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, वो तो पहली और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। और उसकी ग्रोथ रेट अच्छी चल रही है। उसने 3% की ग्रोथ रेट की है, जो बड़ी चीज है। उस देश की 3% ग्रोथ रेट माने उनकी $1 लाख पर कैपिटा की इनकम है, 3% माने $3,000 बढ़ा। तो हमारी पर कैपिटा इनकम 2,70,000 हमारी उनकी बराबरी नहीं है। लेकिन वो चाहते ऐसा नहीं है, वो पूरी दुनिया से व्यापार करना चाहता है। लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या जो आ गई वो ये आ गई कि उसने जो शुरुआत की, देखिए ना, एक शुरुआत होती है इलेक्शन के कैंपेन में और उसको वोट मिलते हैं इलेक्शन कैंपेन में। अब इसी अर्थशास्त्र में हम एक नए प्रकार की अर्थशास्त्रीय प्रणाली कहते हैं, नैरेटिव बनाना। नैरेटिव माने एक ऐसी कहानी बनाना जिस पर लोग विश्वास करके हमें वोट दें और हम इलेक्शन जीत जाए। बिल्कुल, मैं इलेक्शन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, नैरेटिव किसी भी चीज का बना। बिल्कुल, माने हम एक ऐसी कहानी सुनाना शुरू कर दें, लोग भरोसा करने लगे। जैसे अगर कल हम ये कहानी बना लें कि सेंसेक्स जो है 1 लाख पे जाएगा, लोग भरोसा करने लगे तो लोग खरीदने लगेंगे, सेंसेक्स बढ़ जाएगा। लोगों का भरोसा हो जाए तो सेंसिटिव आपके जो क्या कहते हैं नैरेटिव है वो पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल, अमेरिका ने जो नैरेटिव बनाया वो यही बनाया। नैरेटिव उसने ये बनाया कि 2001 में अगर हम देखें, मतलब 25 वर्ष पहले की बात हम करें, तो चाहे अमेरिका का भारत से व्यापार हो, चाहे अमेरिका का चीन से व्यापार हो, चाहे अमेरिका का यूरोपियन यूनियन से व्यापार हो, हर जगह के व्यापार में अमेरिका का सरप्लस था और लगभग और देशों का डेफिसिट था, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली गई और वहां उन लोगों ने टैरिफ बिल्कुल कम कर रखे थे। हाँ, लगभग 0 टैरिफ थे। यूरोपियन यूनियन से उनके बड़े मधुर संबंध थे, 0 टैरिफ कर रखे थे। नतीजा ये है कि बाकी सारे देशों को, क्योंकि डॉलर पूरी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, वो सब एक ही चीज चाहते थे, किसी तरह अमेरिका को निर्यात करो, बदले में डॉलर लो। ये डॉलर हमारे देश के लिए काम करेंगे, क्योंकि डॉलर बड़ी स्टेबल करेंसी मानी जाती है, दुनिया की करेंसी मानी जाती है। तो पूरी दुनिया ने, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, भारत का तो ट्रेड सरप्लस $70 बिलियन का है, चाइना का तो ट्रेड सरप्लस $300 बिलियन, मतलब पूरे देश का तो $900 बिलियन का है, खाली अमेरिका से $300 बिलियन का। बिल्कुल सस्ता सामान बनाता है। अमेरिका को ये लगता है कि लोग इतना सस्ता सामान बना नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई टेक्नोलॉजी। ये क्या करते हैं कि जानबूझकर हमारे देश में सामान को डंप करते हैं, माने जितनी की लागत है उससे भी कम पर बेचते हैं, अपने देशों में ज्यादा सामान रखते हैं, इसे डंपिंग कहते हैं, राजपतन, और बेच के हमसे खूब डॉलर कमा के इकट्ठा कर ले रहे हैं और फिर हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारे देश की मार्केट को ये कब्जा कर ले रहे हैं।
इससे हमारे उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। अब अमेरिका में अमेरिका की कारें कम, जापान की कारें ज्यादा हैं। तो अमेरिका में अमेरिका की एआई कम, चीन की ज्यादा है। अब अमेरिका में भारत के सामान ज्यादा और अमेरिका के कम है। तो अमेरिकी उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा है। उस नुकसान के कुछ और कारण हैं। अमेरिका में वेतनमान बहुत ज्यादा है, लागत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वहाँ के कर्मचारियों की तनख्वाहें बहुत ज्यादा है। भारत वगैरह में कर्मचारी तनख्वाहें वगैरह उनकी तुलना में बहुत कम है। यूरोप भी सेवा महंगी है वहाँ। हाँ, बहुत महंगी चीजें हैं वहाँ। तो नतीजा यह है कि उनकी लागतें ज्यादा है। तो जितने देखिए, ग्राहक को तो एक ही चीज चाहिए, सस्ता और अच्छा सामान। बिल्कुल। तो अगर उसे सस्ता सामान चीन का मिला तो उसने चीन का खरीदना शुरू किया, भारत का खरीदना शुरू किया। ये व्यापार घाटा बढ़ता चला गया। तो अमेरिका ने ये कहा कि ये सारे देश हमारे बल पर फूल फूल रहे हैं। ये उसका भाषण था, ट्रंप ने बोला, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और हम इन पर सब पर लगाएंगे टैरिफ। और इसलिए लगाएंगे कि इनसे जब ये हम सामान हमको बेचेंगे तो हम टैरिफ लगा के इन्हीं से पैसा कमाएंगे और उससे हम अपने उद्योगों को सुधारें। बिल्कुल। तो उसने जो आइडियोलॉजी बनाई, जो उसने एक सेंटेंस बनाया, तो निश्चित रूप से जब वो जीत के आया तो उसने काम किया। अब उसने इस पर जब काम किया तो निश्चित रूप से कुछ असर पड़ेगा। भाई अगर टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका वालों को तो वो सामान बिल्कुल। तो उनको थोड़ी दिक्कतें हुई, बाकी हुई। लेकिन फिर वही बात है, इस तरह के करिश्माई नेता अलग ढंग से बोलते हैं, थोड़े दिन की दिक्कत है, जब हमारे उद्योग काम करने लगेंगे तो हम सब ठीक कर लेंगे, ये कर लेंगे। उसने इस तरह की चीजें करनी शुरू की। तो अब वो भारत के संग इन देशों के संग इतना ज्यादा कर चुका है, अब क्या है, वो सोते सोते जगते जगते कुछ भी किसी दिन लगा देता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कुछ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों की अर्थशास्त्र में एक कहावत है, मुक्त व्यापार सर्वश्रेष्ठ है, कुछ व्यापार न होने से श्रेष्ठ है। व्यापार न होना माने बहुत नुकसान, भारत की चीज आपको मिलेगी ही नहीं, भारत को दूसरों की चीज मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल। और उसके अलावा कुछ देशों में कुछ चीजें सस्ती बनती हैं, चाय तो भारत में ही सस्ती बनेगी क्योंकि भारत में ऐसे पहाड़ है। कॉफी तो ब्राजील में ही सस्ती मिलेगी क्योंकि वहां उसके उत्पादन की क्षमता ज्यादा है। बिल्कुल। तो हम लोगों को पूरी दुनिया में जितना व्यापार संभव हो करना चाहिए। तो व्यापार बढ़ाना अच्छी बात है। टैरिफ जो है व्यापार को न केवल रोकता है, देश को अल्पकालिक, आपको लगता है, आपको शायद मैं बता दूं, केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जिस समय देश आजाद हुआ था हम लोग सब चीजों पर 100%, 150% टैरिफ लगाते थे, लगभग सब पे लगाते थे। और भारत की जो बजट बनता था उसमें सबसे ज्यादा आमदनी अप्रत्यक्ष करों से आती थी, उसमें सबसे ज्यादा आमदनी कस्टम्स ड्यूटी से आती थी, टैरिफ से आती थी। लेकिन उससे हुआ क्या कि भारत के उद्योग पिछड़े, भारत की चीजें पिछड़ी। तो अमेरिका में ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हो रहा है, वहां पर भी उद्योगपति हैं, वहां पर भी निवेशक हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह के निर्णय जो अचानक लिए जा रहे हैं शायद बहुत लाभदायक न हो। और जो भी निर्णय लिए जाए, जैसे मैं तो भारत के लिए भी यही कहता हूँ, हमको 27 में लागू करना था, हम 20 साल हम लोगों ने इस पर बहस की। हाँ, 2007 में ही जो है मतलब इस पर लगभग 20 साल हमने बहस की, चीजों पर बहस करते रहे। और अभी भी हमारे पास 1 साल है और उसके बाद भी 3 साल 4 साल तक ये समझौता धीरे धीरे लागू होगा। देखिए, इन चीजों पर बहुत ध्यान देकर काम करना पड़ता है। हम अपने उद्योगों को बचाए रखें और बाहर वालों के उद्योगों को नष्ट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमको भी बचाना है तो उनके भी उद्योग बचेंगे। देखिए, ये एक द्विपक्षीय लाभ की चीज होनी चाहिए। बिल्कुल। बेगरदारी नेबर, हम अपने पड़ोसी को भिखारी बनाने के लिए थोड़ी व्यापार करते हैं। हम व्यापार इसलिए करते हैं कि दोनों की विन विन सिचुएशन होती है, आपको भी लाभ हो, हमें भी लाभ हो। तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि दोनों प्रकार के देशों को कितना लाभ होगा। तो यूरोपियन यूनियन से अगर भारत का समझौता हो गया तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका वहां भेजता है वो भारत से जा सकती हैं। तो अमेरिका को ये भी तो लगेगा नुकसान हो रहा है उसका, तो उसको लगेगा कि उसे भारत से समझौता भी करना चाहिए। और उसका यूरोपियन यूनियन से समझौता, वो ग्रीनलैंड वगैरह से टूट गया है, उसको भी वो करना चाहेगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका समझौता नहीं करेगा। नहीं, अमेरिका समझौता तो करेगा, मुझे लगता है करेगा। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसा कि अमेरिका ने तो यूरोपीय यूनियन को बोल दिया कि आप लोग भारत से डील करके गलत कर रहे हैं। भारत जो है वो रसिया से व्यापार करता है, रसिया को पैसा देता है और वही चीज जो है क्या नाम है कि वो यूक्रेन युद्ध में जो है लगा रहा है, आप लोगों के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो अमेरिका तो कहता है कि भारत जो है तेल खरीदता है और आप ही लोगों को बेच देता है, वो फायदा कमा रहा है। अब हमारी बात समझिए जी, इसमें ज्यादा अच्छा क्या होता है, कम अच्छा क्या होता है, कूटनीति में, राजनीति में, उसको समझना चाहिए। अमेरिका से भारत की कई प्रकार की लड़ाइयां इधर चल रही हैं, कई प्रकार की, टैरिफ लगाया, कुछ लगाया।
अमेरिका ने बार बार ये कहा कि हमने पाकिस्तान से युद्ध रोक दिया। हम लोगों ने लगातार शांति बनाए रखी, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखा। कुछ बड़बोले लोग होते हैं जो लगातार तुरंत बोल देते हैं, जो तुरंत बोलते हैं आवेश में आकर, उनके से अक्सर कुछ गलत वाक्य निकल सकते हैं। माने हम जो कहना चाह रहे हैं, जैसे आप कहते हैं हेट स्पीच, बोलते बोलते आदमी अचानक कुछ ऐसा बोल देता है आवेश में आकर, जिसको शायद बचा जा सकता है। तो अमेरिका को भी इस समय इन चीजों से बचने की कोशिश करनी चाहिए थी। इसलिए बचने की कोशिश करनी चाहिए थी क्योंकि देखिए, सवाल ये नहीं है, यूरोपियन यूनियन दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 40 करोड़ जनसंख्या वहां की है, लगभग उतनी सी जनसंख्या अमेरिका की है, बिल्कुल। और थोड़ा बहुत अंतर होगा, उत्पादन में नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पर, मतलब मिलाकर अगर देखें तो 2-3 पर दोनों बराबर ही है, चाइना और ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं रहती, पूरे वैश्विक जिम्मेदारी रहती है। तो बोलने से पहले थोड़ा अगर पेशेंस रखें, जैसे भारतीय पक्ष ने लगातार अमेरिका का कोई जवाब नहीं दिया। यूरोपियन यूनियन ने थोड़ा बहुत जवाब दिया, वो भी तब दिया जब उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड और पर हम कब्जा कर लेंगे, और कनाडा तो हमारा है ही। तो जब उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू की तो शायद उन लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, और तब उन्होंने भी कुछ विरोध के स्वर बोले। लेकिन अगर आप अखबारों को रोज पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों को, तो आप देखिएगा कि वहां के लोगों ने कोई बहुत ज्यादा ऐसे वचन नहीं बोले जो अमेरिका को खराब उत्तेजना जन्य हो। ट्रंप जी के वचन अक्सर ऐसे होते हैं कि उत्तेजना के होते हैं। तो शायद बोलने में इसे बड़बोलापन कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसको थोड़ा लगता है कि हम जो हैं सुपर पावर है, उसको कुछ घमंड हो गया है। सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर तो वो है भी। अरे उसने कहा कि तानाशाही होना भी जो एक अच्छी बात होती है कभी कभी। ये तो हम भी मान लेते हैं आपकी बात। कुछ चीजों में, नीतियों में रोज रोज पलटना, रोज रोज करना ठीक नहीं होता। मनोज जी देखिए, अमेरिका इस समय अगर देखा जाए तो सोवियत संघ से तो नाराज है ही, यूरोपियन यूनियन से भी नाराज है, चीन से भी उसके कोई बड़े अच्छे संबंध, मधुर संबंध नहीं है, भारत से भी नहीं है। इसका एक और अलग सा संबंध होता जा रहा है। अब देखिए, चीन और रूस नजदीक आते जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन धीरे धीरे अगर अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि चीन और रूस साथ आ गए, दोनों बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल। भारत ब्रिक्स में चला गया, उसकी भी बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो यूरोपियन यूनियन जिसके साथ रहना चाहता था वो अमेरिका था। लेकिन अमेरिका ने खुद नाटो के संदर्भ में, ग्रीनलैंड के संबंध में, कनाडा के संबंध में इस तरह के वक्तव्य देने शुरू किए कि जैसे वो दुनिया के संरक्षक है, पैट्रन, जिसको चाहेंगे उसको कब्जा कर लेंगे, हम मैं ही आपकी रक्षा कर सकता हूं और आप अपनी रक्षा की योग्य नहीं। देखिए, इस तरह के वाक्य बोलना प्रायः शोभा नहीं देते, बल्कि जो जितना ज्यादा शक्तिशाली है उसे उतना अभिमान रहित होना चाहिए। बिल्कुल। शक्ति का मतलब तो आपको झुकने से होता है। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका ने इस समय ऐसे कुछ वक्तव्य बोले। जहां तक नाराजगी का सवाल है, उसने कुछ और सोचा था। उसने सोचा था कि हम एक ऐसा नैरेटिव बना देंगे कि अगर तुम हमारी बात मानो तब तो ठीक है, और ये लोग मान लेंगे और व्यापार हमारे पक्ष में झुक जाएगा। लेकिन देखिए, कोई भी देश अपने सारे हितों को किसी बाहर के देश के ऊपर तो गिरवी नहीं रख सकता। अब जैसे भारत कोई समझौता करे और इससे भारत के सभी कृषकों का नुकसान हो जाए, तो भारत ऐसा समझौता करेगा तो ये सरकार टिकेगी नहीं। अमेरिका यही चाह रहा है कि हमारे एग्रो प्रोडक्ट को भारत बाजार में जो है जगह दी जाए। नहीं, जगह तो दी जा सकती है, लेकिन कितनी? सवाल ये है ना कि कितनी। मेरे जैसे अमेरिका की जितनी भूमि है उससे ज्यादा भूमि तो अमेरिका में, भारत में खेती होती है। बिल्कुल। भारत में ज्यादा वैरायटी है, बिल्कुल। भारत में ज्यादा क्लाइमेट है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे सारे कृषकों का हित तो हमने सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल। एक दो एरिया जहां आप अच्छे हो आप करिए, एक दो अच्छे जहां हम अच्छे हो हम करेंगे। एक समझौता माने दोनों पक्षों को एक दूसरे की जरूरतों को समझ के काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूरोपीय यूनियन को छोड़कर कोई बहुत तरक्की कर पाएगा। आज भी यूरोपीय यूनियन का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका से होता है, आज भी भारत का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका से होता है। तो हम दोनों देशों को ये नहीं समझना चाहिए कि अमेरिका के बिना अभी हमारा काम चल जाएगा या अमेरिका का हमारे बिना काम। सर, इसी पर मेरा एक सवाल था कि जैसे भारत ने जो है आसियान से पहले ही समझौता कर रखा है, फ्री ट्रेड यूनियन, WTO में तो भारत है ही है, साथ में अभी इसने जो है इससे किया, यूरोपियन यूनियन से किया, ये क्या नाम है, अरब कंट्रियों से भी जो है भारत के बातचीतें हैं, अमेरिका से भी बातचीत है। आपको नहीं लगता कि अमेरिका जो बार बार धमकी देता है टैरिफ बढ़ाने की, कभी 500%, अभी 25% बढ़ा के रखा है, तो भारत अब जो
अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि 40 अरब डॉलर का ही तो उसके यहाँ व्यापार है, और पता लगा उस पर भी वो धमकी देता रहता है। नहीं देखिए, एक तो भारत का अमेरिका से व्यापार काफी ज्यादा है, इतना कम नहीं है। मैं सरप्लस की बात कर रहा हूँ। नहीं, सरप्लस भारत का बहुत ज्यादा है अमेरिका से, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए समझिए ये चीज तो वैसे भी हमको समझनी चाहिए एक अर्थशास्त्री होने के नाते। जैसे मान लीजिए हमारा सबसे बढ़िया सेवा क्या है, आईटी सर्विसेज। हम पूरी दुनिया की आईटी सर्विसेज के जनक हैं। जैसे हमारे चाइना जो है पूरी दुनिया का मैकेनिक है, ऐसे हम आईटी सर्विसेज में दुनिया के सप्लायर। बिल्कुल। अब अगर हम केवल एक ही देश को आईटी सप्लाई करें, मान लीजिए कि अमेरिका को, और अमेरिका किसी वजह से कोई दिक्कत में आ जाए तो हमारा तो पूरा एक सेक्टर नष्ट हो जाए। बिल्कुल। तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण ये एक आवश्यक अंग है। हम ये नहीं कहते कि अमेरिका से व्यापार कम करेंगे, हम ये कहते हैं कि इसके साथ साथ और देशों से व्यापार बढ़ाएंगे। तो निर्भरता कम होना अधिक होना इंपॉर्टेंट नहीं, पूर्ण निर्भरता कभी भी अच्छी नहीं होती, किसी भी देश के लिए नहीं अच्छी होती, चाहे वो हथियारों की हो, चाहे वो खाद्यान्नों की हो, चाहे वो मैकेनिक्स की हो। युद्ध के समय अगर मान लीजिए हमारी समझौता अमेरिका से है और उसने हमको युद्ध देना बंद कर दिया तो हम तो युद्ध ही हार जाएंगे। तो हमको भी कई देशों से इस प्रकार के समझौते रखने पड़ते हैं, और ये प्रकार के समझौते हमें ये बताते हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर हम लोगों को अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी। हमें लैटिन अमेरिका भी ढूंढना पड़ेगा, हमें अफ्रीका भी जाना पड़ेगा, हमें रूस भी देखना पड़ेगा, सबसे संबंध रखने हैं। अब वो तरीका नहीं रह सकता कि केवल हम एक देश से संबंध रखकर आगे बढ़ सकें, ऐसा ना तो संभव है और ना उचित, ना भारत के लिए और ना अमेरिका के लिए, ना यूरोपीय यूनियन के लिए। सर मेरे 2 सवाल हैं, और इस पर सबसे पहले जो एक सवाल ये है कि आखिर अमेरिका जो टैरिफ की धमकी देता है और टैरिफ लगाता भी है, हमने देखा कि भारत पर और ब्राजील पर इसने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए, यहाँ तक कि पाकिस्तान बगल में भारत का पड़ोसी, उस पर कम टैरिफ है, बांग्लादेश पर कम टैरिफ है, लेकिन वो भारत के प्रति इतना चिढ़ा क्यों है, और उसको क्या ऐसा लग रहा है कि भारत पर ही ज्यादा टैरिफ लगाने की कोशिश करता है? देखिए ये तो प्रश्न आज से नहीं, काफी पुराना है, WTO बनने से पहले का। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, आप कुल मिलाकर ये देखिए कि जैसे आपने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से निर्यात हैं जिनसे अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचेगा? टैरिफ, अगर देखिए टैरिफ का 2 मतलब हुआ ना, टैरिफ लगाने से आपके निर्यात कम होंगे, एक बात, यानी हमारा उद्योग बढ़ेगा। दूसरा, हमारी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि जो तटकर मिलेगा वो सरकार को मिलेगा और उस पैसे को हम खर्च करके उद्योग बढ़ा पाएंगे। तो टैरिफ लगाने का एक उद्देश्य नहीं होता, आमदनी बढ़ाना इसका उद्देश्य एक होता है, आयात कम करना दूसरा उद्देश्य होता है। तो अगर हम देखें तो 3-4 तो ऐसे देश हैं जो अमेरिका से ज्यादा निर्यात करते हैं, जिसमें भारत हुआ, ब्राजील हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, चीन हुआ। इन देशों पर टैरिफ लगाने से तो अमेरिका को कोई लाभ होगा। अब अमेरिका बांग्लादेश पे टैरिफ लगा दे, 3-4 बिलियन डॉलर का निर्यात है, टैरिफ लगा दिया, 2 बिलियन डॉलर का, कुल नुकसान कितना हुआ? तो देखिए जो धमकी देना है वो उसी पर तो कारगर होगी ना जो उसके लायक होगा। हर देश के ऊपर हर देश पर आप धमकी लगा क्या करेंगे? जहां से हमारा व्यापार शून्य है, जैसे भारत और जब पाकिस्तान में व्यापार वार्ता होती है, बड़ी मजेदार चीज होती है। वो कहते हैं हमने 140 क्षेत्रों में टैरिफ 0 कर दिया। वो 140 क्षेत्र वो होते हैं जिनमें हमारा व्यापार ही नहीं होता है। अरे तो तुमने व्यापार शून्य क्या किया जिसमें व्यापार ही नहीं होता? इस तरह की मतलब दिखावाबाजी हो सकती है। अरे मतलब कि भारत का व्यापार बढ़ा है, भारत से अमेरिका के हित ज्यादा है इसलिए वो टैरिफ बढ़ा रहा है। अरे भारत से देखिए, भारत के उद्योगपति और भारतवंशी अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने में भारतवंशियों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के साइंटिस्ट देखिए, जो H1B वीजा लगाया है उसने, जो हम लोगों के लिए स्पेशली इसने लगाया है, हमारे यहाँ के उद्योगपतियों के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए, देखिए सबसे ज्यादा कहाँ का आदमी जाता है? भारत का जाता है। तो भारत से अगर उसने बढ़ाया फीस तो उसकी आमदनी ज्यादा बढ़ेगी, और भारत में कंपनियों को TCS वगैरह को वहां भेजना बड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि वहां पर हमको तनख्वाहें उतनी नहीं देनी पड़ती, और अमेरिका को भी लाभ होता है। तो कहने का मतलब ये तो द्विपक्षीय होता है ना। तो जगह तो उसी जगह पर वो धमकी देगा जहां से उसको लगता है कि हमारा कुछ काम बनेगा। ऐसे देशों को धमकी देने का क्या मतलब जिससे उसका कोई बड़ा व्यापारिक हित ना होता हो, या टैरिफ लगाने से उसकी आमदनी न बढ़ती हो। तो अमेरिका निश्चित रूप से, देखिए भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अब तो किसी हाथ में मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, वो तो कर्जा लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था संभाल रहा है। हम वो भी एक देश है, हम उसकी भी इज्जत करें। हम उन लोगों में नहीं है जो हम किसी देश की इज्जत ना करें, हर देश की हम इज्जत करें। लेकिन मैंने ये देखा है कि उन्होंने अपना जो विकास है वो खुद थोड़ा सा रोकने की कोशिश की। जैसे बांग्लादेश बहुत अच्छी तरक्की कर रहा था,
लेकिन फिर वही घरेलू राजनीतिक अस्थिरता की वजह से, राजनीतिक अस्थिरता है, ये हमारे आर्थिक रूप से बहुत नुकसान करती है। इसीलिए मैंने क्या कहा, जो व्यापार समझौते हैं ये राजनीतिक स्थिरता को भी बढ़ावा देते हैं। तो व्यापार तो बढ़ता ही बढ़ता है, शांति बढ़ती है, राजनीतिक बढ़ती है, आवागमन बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है, आपसी संबंध बढ़ते हैं। तुरंत लोग कहते हैं पाकिस्तान में अपने टूरिस्ट को मत भेजो। क्यों? अरे टूरिज्म से बड़ी आमदनी होती है, भारत में उतनी टूरिज्म से उतनी अभी आमदनी नहीं है। लेकिन अगर आप थाईलैंड वगैरह में देखें, स्विट्जरलैंड वगैरह, टूरिज्म की आमदनी कितनी है, क्योंकि वहां लोग जाते हैं भारी संख्या में, वहां शांति है, सुख है। अरे सर, अब तो विषयांतर बात हो गई। हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध जो है क्या कहते हैं कि जन्म लिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित तमाम प्लेसेज हैं। अगर भारत जो है इसको डेवलप करे तो कम से कम 14-15 जो बौद्धिस्ट देश हैं वहां से तो हमारे यहाँ टूरिस्ट भारी संख्या में आ सकते हैं। आते हैं। अब आपको बता दूं, इधर शायद बिहार कम गए होंगे, वैशाली में बहुत सारे देशों ने अपने बड़े बड़े मंदिर बना लिए हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, टूरिज्म बढ़ा है। लेकिन मैंने बताया ना, अभी भी भारत के प्रति लोग उतने आश्वस्त नहीं हैं। और उसका एक कारण, माफ कीजिएगा, बड़ा अच्छा कारण नहीं है, लेकिन एक कारण है, हमारी जो अखबार हैं या जो हमारा मीडिया है वो नेगेटिव न्यूज थोड़ी ज्यादा और पॉजिटिव न्यूज थोड़ी कम देता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बैलेंस नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं कि खराब नहीं होता, दुनिया के हर देश में खराब भी होता है, हर देश में अच्छा भी होता है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज जाती ही नहीं। मैं ये देख रहा हूं, अगर आप अखबारों को देखने की कोशिश करें तो प्रायः जो अच्छी न्यूज होती हैं, जैसे ये समझौता ही अगर आप देख लें, इसकी बात आप 26 जनवरी के दिन हुआ, आप 26 जनवरी के दिन का कोई भी हिंदी का अखबार उठा के देखें, पहले पेज में आईफोन का एडवर्टीजमेंट है। मतलब देखिए, आप 26 जनवरी का दिन या स्वतंत्रता दिवस, उस पर सबसे पहले प्रमुख क्या होना चाहिए? भारत के राष्ट्रपति ने क्या कहा, भारत के प्रधानमंत्री, पहला पेज दूसरा पेज तो आप बेसिकली। हाँ, अब हमको शायद इसका एडवर्टीजमेंट का ज्यादा पैसा मिलता हो। तो अब हम ऐसा क्यों हो गए कि हम व्यापारी बनना चाहते हैं? अरे भाई, वो अलग चीज है, उसको भी आप करिए, हम लोग मना नहीं करते, हम जानते हैं कि उनके उसके व्यापार नहीं चलता, लेकिन प्लीज ये भी सोचिए कि कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज ज्यादा जाएंगी बिल्कुल तो अच्छा रहेगा। सर, पॉजिटिव पर जो है आपने बहुत अच्छा बोला सर। पॉजिटिव पर मैं बताऊं, मैं अभी एक प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था, उन्होंने यही कहा कि जब हमारी मीडिया जो है हिंदू मुस्लिम करती है तो जो मुस्लिम कंट्री है वहां नहीं बात जाती है, वो सेंसिटिव होते हैं। आजकल ईसाइयों के प्रति ऐसे भेदभाव किए जा रहे हैं, ईसाइयों के त्योहारों के बारे में ऐसे बोले जा रहे हैं, और इसको जब फैलाया जा रहा है तो क्या जितने ईसाई कंट्री हैं वो हमसे कंफर्टेबल होंगे बातचीत और व्यापार करने के लिए? अच्छा, आप ये बताइए, ये लोग बोलते क्यों हैं? ये छोटे भैया नेता हैं, किसी बड़े नेता को रोक लगानी चाहिए ना? रोक लगाने की जरूरत ही नहीं, बहुत सिंपल है। अखबार वाले कह दें कि इन 20 लोगों की हम अखबार में कुछ निकालेंगे, खत्म। ये 20 लोग ऐसे ही हैं, इनको यही बोलना है। अरे जरूर, सोशल मीडिया और उसके माध्यम से लोग फैला देते हैं। सोशल मीडिया भी। लास्ट मेरा सवाल ये है कि जो ये मदर ऑफ डील हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसको कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, सर कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि ये बहुत जल्दबाजी में कर लिया गया है। कितना सहमत हैं आप? देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे बहुत जल्दबाजी में कर लिया गया है। मैंने आपसे बताया कि समझौता अभी, पहली बात तो पूर्णतः लागू नहीं है। अभी 1 साल बहुत सारी चीजें, मैंने बताया कई चीजें कारपेट के नीचे छुपा दी गई हैं, जैसे कार्बन वाली बात मैंने बताई, उन चीजों को बताया, उनको ऊपर अभी डिस्कशंस नहीं हुए हैं। इसी तरह टैरिफ के जो रेट्स हैं, टैरिफ रेट कोटा कितना होगा, उस पर अभी बात नहीं हुई है। तो अभी फाइनल डिटेल्स तो हमारे पास भी नहीं है। मैंने पूरा समझौता पढ़ा है और यूरोपियन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसी से पढ़ा है। फाइनल डिटेल्स उन्होंने भी नहीं दी है, और उन्होंने कहा कि इस पर अभी डिस्कशंस होंगे। कई बात जल्दी की, तो देखिए, मुझे जल्दी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हम लोगों के देश में ये परंपरा रही है और अच्छी परंपरा है, मुझे इसको बड़ा खुशी होती है। अगर हम 26 जनवरी के दिन एक अच्छी खुशखबरी देते हैं तो एक अच्छा माहौल बनता है। तो हो सकता है हम 26 जनवरी की जगह हम इसको 26 जुलाई को करते, 26 अगस्त को करते, मान लीजिए 6 महीने बाद करते। अगर हमने इसे 26 जनवरी के लिए दिन दिया तो हम ये कह सकते हैं कि ये देश के अच्छा। दूसरी बात है, एक मार्केट में नेगेटिविटी भी बहुत थी, स्टॉक मार्केट भी गिर रहा था, सब कुछ गिर रहा था। तो मार्केट में मैंने कहा एक नैरेटिव भी बना। वो नैरेटिव ये बना कि भारत के जो उद्योगपति हैं, जो किसान हैं, इनके लिए मार्केट बड़ी होगी। बिल्कुल। इस मार्केट का कितना लाभ उठा पाएंगे तो व्यापारी जाने के वो सरकार केवल मदद कर सकती है। सरकार के पास कुछ और होता नहीं, वो 1-2 स्कीम दे देगी, बाकी करेगी। करना तो हमको आपको ही पड़ेगा।
किसानों को करना पड़ेगा, पशुपालकों को करना पड़ेगा, करेंगे तो वो लोग। देखिए बहुत स्पष्ट बात है कि ये जो बढ़ेगा, एक माहौल तो बना कि भारत का इतने दिनों से समझौता जो रुका हुआ था वो समझौता लगभग फाइनल हो गया, क्योंकि अमेरिका के और बाकी लोगों ने भी बिल्कुल इसको क्लियरली डिनाई किया, नुकसान किया। तो ये बिल्कुल क्लियरली मार्केट में आ गया कि एक समझौता हम लोगों का हो चुका है, जिसके कुछ फाइनल पॉइंट्स अभी डिस्कस करने हैं। तो भारत के व्यापारियों को, जिनको लग रहा था कि अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट कम होती जा रही, पिछले दिनों में औद्योगिक उत्पादन या इन चीजों में कुछ कमी आती जा रही थी, इसीलिए भारत सरकार को कुछ और करना पड़ता, जीएसटी में भारी कटौती करनी पड़ी थी, इसकी वजह से कुछ मार्केट संभली। तो मार्केट को संभालना या नैरेटिव बनाना कि भारत एक सही दिशा में अग्रसर है, ये भी तो एक काम होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी पूरी तरीके से इसको जल्दी कहना चाहिए। ये कह सकते हैं कि शायद कंप्लीट डिटेल्स के आने के बाद ही समझते कि सारे अंग पता चल जाएंगे। लेकिन एक बात तो पक्का है, उनको और हमको बाजार तो मिलेगी, बाजार तो मिलेगी और निश्चित बाजार मिलेगी, क्योंकि टैरिफ रेट वगैरह तय हो जाएंगे और तब हमको ये पता चल जाएगा कि हमें अपने कॉम्पिटिटर्स, प्रतिद्वंदियों से कितना काम करना है। मैंने आपसे बताया कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, प्राइस और क्वालिटी। ये भारतीय उत्पादकों को, निर्यातकों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूरोपीय बाजार क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राइस उनको मैटर नहीं करता। प्राइस अफ्रीका के देशों को मैटर करता है, लैटिन अमेरिका के देशों को मैटर करता है, यूरोपीय देशों को प्राइस नहीं, क्वालिटी चाहिए। तो इसमें एक चीज और होगा, भारतीयों को भी जो है, डोमेस्टिक लोगों को भी जो है क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी, तो सारी चीज भेजी तो नहीं दी जाएंगी। वैसे भी करनी चाहिए। इससे एक चीज नहीं लगता आपको कि जो अमेरिका से टैरिफ डील फंसा हुआ है, इतना दिन से डील पर बात हो रही है लेकिन ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है, अब ये जल्दी होगा? देखिए मैंने आपसे फिर कहा, इस बारे में मैं इसलिए कुछ बहुत चीजें नहीं कहता। क्यों नहीं कहता वो आपको समझा रहा हूँ। डील तैयार करती है टीम, बड़ी टीम, बिल्कुल है ना। जैसे ये डील हो रही थी और इस पर मैं कम से कम पिछले कितने सालों से पढ़ रहा हूँ, आज इस टॉपिक पर बहस रुक गई। ये डील नेगोशिएटर्स कहलाते हैं ना, जैसे भारत से प्रगति नारायण जी कर रहे थे, तो नेगोशिएटर कहलाते हैं। ये नेगोशिएशन अमेरिका से लगातार चल रहा है ना। जिस दिन ये नेगोशिएशन फाइनल हो जाएगा, ये डील भी आराम से अनाउंस हो जाएगी। कब अनाउंस होगी हम नहीं जानते, लेकिन होगी। इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अमेरिका से इसका कोई डिले होगा, क्योंकि जो नेगोशिएटर्स हैं वो डील तय कर रहे हैं। डिले के ही आरोप लगाकर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया कि देर हो रही है, देर हो रही है। देखिए आखिर ये लोग जल्दी नहीं क्यों नहीं कर पा? फिर से कहता हूँ ना, ये बात बिल्कुल सच है। इसका नुकसान हमने उठाया है। WTO को हमको जबरदस्ती साइन करना पड़ा, जिसका कितना नुकसान भारत को हुआ ये हम सब जानते हैं। WTO के नियम पत्थर की लकीर माने जाते थे और उसमें कहा जाता था टैरिफ आप जितना चाहें घटाएं, बढ़ा नहीं सकते। 200 देश टैरिफ बढ़ा रहे हैं, किसने सुना? कि हर आदमी जो है अपनी नीतियों को विदेशों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहता। तो मेरे कहने का मतलब है वो जल्दी करने की बात नहीं है। वो आपको एक प्रकार से कह रहे थे कि इसको नेगोशिएशन जल्दी करिए, लेकिन इस नेगोशिएशन में हम स्कैप में शामिल होकर अलग हो गए थे। हमने कहा था नहीं करेंगे, 52 देशों से हमारा समझौता होने जा रहा था। हमने लगभग अंतिम दिन का नहीं साइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हितों के विपरीत है, क्योंकि हमने आसियान का समझौता देख लिया था। तो हम समझौते को तभी करेंगे जब हमारे हित और उनके हित, दोनों के हित, हम नहीं कहते 100% पूरे, लेकिन कम से कम दोनों पक्षों को बराबर लाभ हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाभ नहीं। चलिए सर, आपने आज बहुत समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ डॉक्टर मनमोहन कृष्ण जी थे, जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, और आपने विभाग तरीके से कहा कि यूरोपीय और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है, जो डील ऑफ ऑल डील्स मदर बोली जाती है, इससे जो दोनों कंट्रियों को फायदा होगा। और अभी तो ये साल भर का समय अभी तमाम मुद्दों पर जो है डिस्कस होना है, और अमेरिका को झटके की बात नहीं है, लेकिन अमेरिका के ऊपर एक दबाव तो पड़ा ही है कि जल्दी से जल्दी जो है भारत और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड डील हो, लेकिन पूरी तरीके से दोनों का हित, लाभ जो है वो देखते हुए, दोनों का हित जो है वो सामंजस्य होना चाहिए। आगे भी मैं जो है डॉक्टर मनमोहन कृष्ण जी से आपकी मुलाकात कराऊंगा किसी न किसी टॉपिक पर। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत आपको मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।